बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथ अरीना। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज 4.1 आज हम करने जा रहे हैं बेटा। अच्छा, अब यूनिट नंबर 4 में आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट ही हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं, तो क्या इसके कोई बेसिक कुछ नहीं है या हम डायरेक्ट सिर्फ एक्सरसाइज से ही सीखेंगे सब कुछ। अच्छा, अब यूनिट जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपकी बुक्स पे ना कोई मल्टीपल पेजेस पे बहुत सारी चीज़ें उसने एग्जांपल के तौर पर आपको दी हुई हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप क्वेश्चंस जब करोगे तो वो अल्टीमेटली वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके यहीं पे ही सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं जी। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। अब फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है कि आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन जो हम कर रहे होते हैं इनकी, ये जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हेल्प नहीं करती। आप इसको ऐसे समझ लो बेटा कि अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो आपके पास तो वो आसान हो जाता है सॉल्व करना जब हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली ये फैक्टराइजेशन जो है इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जिस तरह आप नंबर्स के फैक्टर्स लिखते हो ना, इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फैक्टर की डेफिनेशन आपने बहुत अर्ली स्टेजेस पे पढ़ ली होगी कि कोई भी ऐसा टर्म या नंबर जो दिए गए टर्म या नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी रिमाइंडर कोई ना बचे, उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स। सो फैक्टराइज करें, कहता है डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स या एक्सप्रेशन हमारे पास आएंगे। वन बाय वन हम उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें आप देख सकते हैं आपके पास जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं इनमें 2 आइडेंटिकल टर्म्स हैं। जैसे कि फर्स्ट पे लिखा हुआ 6x प्लस 12। तो ये एक 6x भी पूरी एक टर्म है बेटा। ठीक है। और 12 भी जो है वो एक कंप्लीट टर्म है आपके पास। इसका मतलब 2 टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन कैसे करोगे आप? सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग लगा लो। यहाँ पे नंबर लिख लो 6x प्लस 12। तो अब गौर करो जरा कि ये वाला टर्म और ये दूसरा टर्म, कोई एक ऐसा नंबर सोचो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 6 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर देगा और 12 को भी। अच्छा, हाईएस्ट वाला सोचना है, छोटा नहीं। कहने को ये 2 पे भी डिविजिबल है बेटा। ठीक है, 3 पे भी है, लेकिन हमें मैक्सिमम डिजिट उठाना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 6 मिला मुझे। तो अगर मैं 6x को 6 पे डिवाइड कर दूं, यहाँ पे मैं देखो रफली करके दिखाता हूँ आपको। ये था 6x डिवाइडेड बाय 6। तो ये 6 से 6 क्रॉस हो जाएगा। आपके पास रिमाइंडर क्या रहेगा बेटा? ओनली x रहेगा। ठीक है। तो अगर 12 को 6 पे डिवाइड करते हैं बेटा, या सिंपल टर्म्स में मैं कहूं कि 12 जो है वो 6 के टेबल में कहां पर मिलेगा आपको, तो आप सब 2 बोलोगे। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब देखो, अगर मैं दोबारा से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 2 ये 12 पूरा हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली ये 6 मेरा कॉमन फैक्टर है इस पूरी के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है। तो ये है जनाब हमारे पास पार्ट 1 का आंसर। ओके हो गया बेटा। अच्छा, तो ये देखो अब इजीली हमने अपने इस फैक्टर को जो है वो फाइंड आउट कर लिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा बिल्कुल सेम है, इसी पैटर्न के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे पार्ट 2 को भी। देखो यहाँ पे मेरे पास है 15y² और साथ में है उसके पास सेकंड टर्म बेटा इस एक्सप्रेशन में, वो है 20y की। तो अब देखो 15 और 20, कोई एक ऐसा नंबर सर्च करो जो 15 और 20 को इजीली डिवाइड कर दे। तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, वो होगा 5। ठीक है। अब साथ में ये भी देखना है आपको, अगर समटाइम्स सिर्फ नंबर ही नहीं मिलता बेटा, यहाँ पे कई दफा ऐसा भी होगा आपके पास कि यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स भी कॉमन होंगे। जैसे कि ये देखो y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ y स्केयर है और यहाँ पे y की पावर 1 है। तो अगर ऐसे सिनेरियो में आप होते हैं तो कॉमन फैक्टर कैसे उठाएं? तो ट्रिक मैं आपको सादा सा दे देता हूँ बेटा, कि जब भी आपको कॉमन लेना है ना वेरिएबल में से, तो आपको स्मॉलेस्ट पावर जो होती है ना, छोटी वाली, वो कॉमन फैक्टर में लिख लेनी। ठीक है। तो हम y लिखते हैं ओनली, क्योंकि y स्क्वायर और y में से y जो है वो छोटा है। तो
अब मुझे देखना है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 5y पे डिवाइड करता जाऊं तो मेरे पास रिमाइंडर्स क्या होते हैं। देखो 15 को 5 पे अगर मैं डिवाइड करूं नंबर आएगा 3। वाई स्केयर को अगर y पे डिवाइड कर दें तो ये एक y बचता ओनली, या सादे अल्फाज में समझ लो बेटा कि वाई स्केयर था तो एक y आप बाहर ले चुके हो, एक यहाँ बच जाएगा। 20 को अगर 5 पे डिवाइड करें आंसर आता है 4, और y ऑलरेडी आप कॉमन ले चुके हुए हैं तो y को डिवाइड करके क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इस एक्सप्रेशन का आंसर। ओके, सो 5y मैंने अपना कॉमन फैक्टर निकाला है, बाकी रिमाइंडर्स ये पड़े हैं। ओके बेटा, थर्ड वाला पार्ट देखो, -12x स्केयर है, उसके बाद है -3x। तो यहाँ पे भी सोचो जरा कि 3 और 12 तो 3 पे ही कॉमनली डिवाइड हो सकते हैं ना, और तो कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ से मैं -3, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो -3 ले लेता हूँ एज अ कॉमन, और एक्स स्केयर और एक्स में से अगेन वही फिनोमिना, वही कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं कि स्मॉलेस्ट पावर वाला वेरिएबल ले लेते हैं कॉमन पे। सो 3 को किस नंबर पे डिवाइड करो बेटा कि 12 आ जाए, 4, और एक्स स्केयर में से एक्स आप ले चुके हैं कॉमन, एक बच जाएगा यहाँ पर। अब ये माइनस अगर इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर मिलता है माइनस का। तो अगर मैं यहाँ पे भी माइनस लगा दूं फर्ज करो, तो अब तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होने चाहिए, जबकि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थी वो माइनस की थी ना, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते। अब आपको यहाँ क्या लगाना है बेटा, प्लस लगाना है। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये देखो दोबारा से माइनस हो जाएगा। सो 3x को 3x पे डिवाइड कर दो बेटा, तो क्या रह गया आपके पास, 1। तो यहीं पे आपने अपने इस फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को रोक देना, इससे ज्यादा आप उसमें कुछ भी कर नहीं सकते। ठीक है, अच्छा फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे अगेन 2 टर्म्स हैं इसमें भी। तो यहाँ पे बेटा मुझे क्या नजर आ रहा है, 4a स्केयर b प्लस 8b स्केयर। ओके, सो 4 और 8 किस नंबर पे इजीली डिविजिबल हैं, 4 पे। a स्केयर और a में से a कॉमन लोगे, b और b स्केयर में से b कॉमन फैक्टर उठा लो। अब देखो रिमाइंडर्स क्या होंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 तो 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे। a स्केयर को a से डिवाइड करो, नंबर क्या बचता है, a। b को b पे डिवाइड कर दो, कुछ भी रिमाइंडर में नहीं आएगा, 1 आएगा ओनली। तो 1 मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, क्योंकि 1 को a से जब भी मल्टीप्लाई करोगे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो a को रिपीट कर देगा। ओके, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, a क्रॉस हो गया इसे, ये b स्केयर था बेटा, देखो एक b आपने लिया है तो एक तो बचना चाहिए ना यहाँ पर, ये लें। ठीक है, पार्ट नंबर 5 की तरफ आ जाओ। यहाँ पे 3 पर्टिकुलर टर्म्स हैं, कॉमन उसी तरह से लेना है, इसमें कोई और मेथोडोलॉजी हम यूज नहीं करेंगे। एक्स वाई 3x स्केयर प्लस 2x, इन तीनों टर्म्स में मुझे सिर्फ x कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्केयर नहीं लिखोगे, ओनली x लिखते हैं। पहली टर्म से देखो रिमाइंडर क्या बचा बेटा, y। सेकंड टर्म से रिमाइंडर क्या होगा, 3 एंड x, और यहाँ पे ओनली क्या बच जाएगा बेटा, 2 रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 5 का आंसर। 6 भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 3, 9 और 15 किसी एक नंबर पे डिविजिबल हैं, हाईएस्ट को नंबर ढूंढो जी, बिल्कुल 3। फिर इसी तरह से a स्केयर है, a है और फिर सिंगल a है, तो स्मॉलेस्ट पावर ले लेते हैं कॉमन, b स्केयर एंड b, तो अगेन b कॉमन आ जाएगा। अच्छा अब रिमाइंडर्स क्या होंगे, 3 को जब 3 पे डिवाइड करोगे कुछ भी नहीं बचता, 1 है। a स्केयर डिवाइडेड बाई a, ओनली a। b को b से क्रॉस कर दिया या कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं बचता। 9 डिवाइडेड बाई 3, 3। ए देखो कॉमन ले चुके हो, बी स्केयर में से एक बी आपने ले लिया है तो एक बी तो बचेगा यहाँ पर। 3 5 15, और ये पूरा ए बी एज अ कॉमन फैक्टर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जब कट आउट करोगे डिवाइड करोगे तो 1 रह जाएगा, जो कि हम नहीं लिखते हैं। ओके बेटा, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के हाउ टू टेक कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम
द एक्सप्रेशंस हैविंग 2 और 3 आइडेंटिकल टर्म्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है ना, वो है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। अच्छा, ये पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, यानी कि ये प्रॉपर फैक्टराइजेशन होगी कैसे। तो पहला क्वेश्चन तो सेम है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पार्ट 1 किया था। सो 5 आ जाएगा आपका कॉमन फैक्टर, रिमाइंडर्स होंगे x प्लस 15 को 5 पे डिवाइड करो तो 3 रह जाता है। तो ये तो मेरे पास हो गया कंप्लीट। अभी पिक्चर भी इसकी मैं बना के दिखाता हूँ आपको अभी। अच्छा, सेकंड हमारे पास है बेटा पार्ट एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पर ट्रिक क्या यूज होगा वो थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। यहाँ पे हम वर्किंग भी कर लेते हैं इसकी। एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 3, तो स्टेटमेंट लिखो पहले। तो ये देखो, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, ये जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है ना, ये वाला, यहाँ पे आप सोचोगे सर कोफिशिएंट तो कोई भी नहीं है। बेटा अगर कुछ नहीं है तो 1 तो एग्जिस्ट करता है वहां पर, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, लिखा बेशक नहीं हुआ लेकिन 1 वहां पे पड़ा है, ठीक हो गया। तो इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कर लें 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। साइंस आपने केयरफुल होकर लगाने हैं। तो ये आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। अच्छा, आप कोई से दो इंटीजर्स ऐसे ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 3 हो, ये वाला, और उनका सम या डिफरेंस। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फाइंड टू इंटीजर्स, दो नंबर्स ऐसे फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट ये वाला हो सेम साइन के साथ, और उन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो ये मिड टर्म आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक करना। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अब ढूंढते हैं। थ्री थ्री में ही आएगा और उसके अलावा किसी टेबल में पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर यही दो नंबर में ले लूं तो बेटा 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 3 आ रहा है। ओके, 3 और 1 को ऐड करें तो कितना नंबर हो जाता है, 4 मिल जाता है, ठीक है। तो मैं यही वाला पेयर लेता हूँ। अब इस पेयर को लिखना कैसे है, अच्छा ये आपकी चॉइस है, आप इस 3 और 1 को शफल भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऐसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो जिस तरह से ये लिखा हुआ है मैं वैसे लिखता हूँ। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर 1 लिखेंगे, भाई मैं 1 नहीं लिखूंगा, मैं यही वाला वेरिएबल लिखूंगा जो इस मिड टर्म के साथ लगा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये 1 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए मैं इस 1 को नहीं लिख रहा। सेकंड नंबर है मेरे पास बेटा 3, इसके साथ भी वही वेरिएबल लगा देते हैं, और ये वाला 3 जो है ये अपनी जगह पर ही रहेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। पॉइंट समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब इसके बाद सारी जो कहानी है वो बिल्कुल इजी हो जाती है। अभी हमने 3 आइडेंटिकल टर्म्स में से कॉमन निकाले ना, दो में से भी निकाले, तो ये दो दो के पेयर में रख लो, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट टू में से कॉमन निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा, एक्स, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, अभी बताया। सो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स ले चुके हो बाहर, तो पेंडिंग रहा 1x, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स सिंपली 1। इन दो टर्म्स में से ढूंढो क्या कॉमन आता है, 3 एक जैसा है, तो रिमाइंडर्स में क्या बच रहा है यहाँ पे x, और 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, 1। अच्छा, एक और चीज समझ लो, ये जो ब्रैकेट्स में नंबर आया ना, ये एक्सप्रेशन आई, अगर तो ये बिल्कुल सेम है तो मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन है दोनों, इनको कॉमन लिख लेते हैं। यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे होगा 3, या आसान अल्फाज में समझाऊं ट्रिकी अंदाज में, तो ये जो एक जैसे नंबर्स हैं इनको लिख लो, और ये जो बाहर फैक्टर्स आए हैं इनको जोड़ के एक ब्रैकेट में लगा दो, आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहां से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा इस एक्सरसाइज के, वो सारे इसी एक मेथड के ऊपर है, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस हम करते जा रहे हैं हमें चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, स्टेटमेंट चेंज है, लिखता है एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 8। तो हम इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 8 के साथ, किसी भी रफ वर्क पे या साइड में लाइन लगा के आप पार्ट बना सकते हो क्वेश्चन का। दो नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट 8 हो बेटा, और प्लस या माइनस करने से उनको 6 आए। तो ये तो नहीं है, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, तो 2 और 4 को अगर मैं प्लस करूं तो 6 हो जाता है, जी हो जाता है, तो इसका मतलब और आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम लिखते हैं एक्स स्क्र
फिर उसके बाद लिखते हैं 2, यही सेम वेरिएबल लिखते हैं साथ, फिर लिखते हैं 4 ये वाला, और उसके साथ वेरिएबल लिखो देन +8। तो अगेन x + 2x में से मैंने क्या बताया था, स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लेनी, ठीक है। तो x आएगा क्योंकि 2 तो कॉमन नहीं है दोनों में, तो एक्स स्क्वायर में से सिंगल x जब आप एलिमिनेट कर देते हो तो ओनली x बचता है। 2x को बेटा x पे डिवाइड कर दो, ये देखो, तो क्या रह गया आपके पास, ओनली 2। तो आपका ये वाला रिमाइंडर भी ओके हो गया। अच्छा, 4 और 8 किसी एक नंबर पे डिविजिबल हैं? जी बिल्कुल हैं, वो 4 है। तो रिमाइंडर्स क्या होंगे, x, 4 टू द 8। तो ये देखो सेम टू सेम आ गया, x + 2 x + 2। तो ये जो सेम आ रहे हैं इनको लिख लें एक ही दफा, और जो कॉमन फैक्टर हैं उनको इकट्ठा कर लें। हमारा फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है बेटा। थर्ड और फोर्थ एंड लास्ट पार्ट की तरफ आ जाओ इसके। x² + 4x + 4। तो हम क्या करते हैं, x² + 4x + 4, पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, आंसर आएगा 4। फाइंड टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 4 रहे, और प्लस या माइनस करने से उन्हीं दो नंबर्स को क्या आना चाहिए बेटा, 4 आना चाहिए। अच्छा, 2 × 2 सबसे पहला, तो अगर इनको ऐड कर लें तो क्या बन रहा है, 4 बनता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x² + 2x + 2x + 4, और जब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लोगे तो रिमाइंडर्स होंगे x + 2, और नेक्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 और 4 में से बेटा 2 कॉमन आता है, तो ये भी क्या रह गया, x + 2। ठीक है। सो अब हम लिख सकते हैं ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं x + 2 और ये बाहर वाले, ये तो दोनों एक जैसे नहीं हो गए। तो बेटा क्या ये x + 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ऐसे? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये जो है, ये पूरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी या फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ था। ठीक है, हम इसको उस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल जो मेथड हम फाइंड कर रहे हैं जिस अंदाज में, वही हम फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए ना हमारे पास कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर्स की टाइल्स होती हैं। ठीक है। अब वो एक लंबा प्रोसेस है, हर एक टाइल को समझाना पड़ता है और गौर से देखना पड़ता है, लेकिन अगर हम सिंपली एक सादे से अंदाज में मैं एक बात समझाता हूँ आपको। देखो, अगर तो बेटा ये सेम टू सेम आते हैं ना, ये दो फैक्टर्स एक जैसे बिल्कुल टीटो कॉपी, तो फिर तो जो आप शेप बनाओगे ना, पिक्चर, वो स्केयर बनाओगे। ठीक है। और अगर ये सेम टू सेम नहीं होते, जैसे ये देखो फर्स्ट 3 पार्ट्स, एक 5 है, ये कुछ और है, ये x+1 है, ये x+3 है, ये x+2 है, ये x+4, ये सेम नहीं है, तो फिर इसके लिए आप क्या बनाओगे, रेक्टेंगल बनाओगे। ठीक है। तो ये दो चीजें आपने बस ट्रिक्स के तौर पे ज़हन में रखनी है, तो आपको वो जो पूरा टाइल प्रोसेस है वो समझना नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने रखता हूँ इसकी ग्राफ्स, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सबकी, वो 1 बाय 1। अच्छा भाई, यहाँ देखते हैं। अब ये देखो, पहला मैंने भी पॉइंट क्या दिया था, अगर तो फैक्टर सेम ना हो बेटा, तो एक रेक्टेंगल बना लो और एक फैक्टर लिख दो किसी एक साइड पे और दूसरा फैक्टर लिख दो किसी और साइड पे। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये x+3 यहाँ नहीं आ सकता था? जी वो आ सकता था। अगर ऐसा करना था तो फिर 5 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की ना बेटा दो साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। अगर ये ऊपर वाला x+3 है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसके नीचे पैरेलल में साइड है ना, ये वाली भी x+3 है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है। और अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट में भी हमारे पास क्या है, देखो सेम टू सेम नहीं है। अगेन हमने रेक्टेंगल बनाया, एक फैक्टर लिख दिया ऊपर और एक फैक्टर लिख दिया दूसरी साइड पे। थर्ड में भी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये फोर्थ पार्ट में देखो बिल्कुल सेम था ना, एक जैसे थे बिल्कुल, तो तब आपने स्केयर बना लेना। ठीक है। स्केयर बना के एक साइड कर देनी है x+2, दूसरी भी x+2 कर देनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारी साइड्स जो हैं बेटा वो क्या हैं, x+2 ही हैं। ओके। तो ये टाइल्स होती हैं। छोटा सा मैं आपको जो है वो नमूना दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो स्केयर टाइल्स होती है ना हमारे पास, स्केयर वाली, जैसे एक्स स्केयर है, तो फिर हम ऐसे स्केयर बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है। इसकी शेप ऑटो कर लेते हैं, तो फिर जो टाइल बनती है ना वो स्केयर वाली बनती है। ठीक है। ऐसे करके, जैसे ये स्केयर है और इसमें शेड होता है,
अगर तो शेडिड वाली है तो बेटा वो प्लस की होती है, और अगर ब्लैंक आती है तो फिर हम उसको माइनस वाला बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से सिंगल एक्स की जो होती है वो रेक्टेंगल होता है ऐसा बना हुआ, ऐसी टाइल होती है। शेडिड होगी तो बेटा वो पॉजिटिव वाली होगी, और अगर ऐसे ब्लैंक है, शेड कोई नहीं है उसके अंदर, तो फिर वो माइनस का होता है, ठीक है। तो इस तरह से टाइल्स बनी हुई होती हैं, तो फिर हम टाइल्स को जोड़ते हैं, उसके बाद जो एक शेप निकलती है ना उसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो लेकिन मैंने इसकी सादी सी ट्रिक आपको समझा दी है कि आपने एक्चुअल में इसको करना कैसे होता है, ठीक है। तो ये थे बेटा फर्स्ट टू क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह अभी इस वीडियो में ये बहुत लंबी हो जाएगी अगर हमने 3 और 4 भी किया, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो पे डालते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम बेटा।